वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग 780 पेजेस के जिस पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इतना ज़रूर आप लोगों से करूँगा कि अगर आप लोग यूपीपीएससी आयोग के थ्रू किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर समीक्षा अधिकारी की, पीसीएस की, बीईओ की या फिर एपीएस की, मतलब जहाँ कहीं आपका जीएस आता है, सो ये जो 780 पेजेस का पीडीएफ है ये अपने आप में सफिशिएंट है। अगर इसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया उसके बाद कोई भी और चीज़ बचेगी नहीं, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतने में सब कुछ हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको परचेस करना तो इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ऑफिशियल नंबर्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन नंबर्स पर कॉल करिएगा। उसके बाद आप इस पीडीएफ को जो है वहाँ से परचेस कर सकते हैं और ये जब आप नंबर पर कॉल करोगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, कितना इसका फीस रहेगा, वो सारी जानकारी आपको तब मिल पाएगी। ठीक है, बहरहाल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से इसको कवर अप कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। सो अभी ज्योग्राफी वाला जो हमारा सेक्शन है इस पीडीएफ का उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसी पे आगे बढ़ते हैं और आज के पहले टॉपिक यानी कि मूंगा त्रिकोण से शुरू करते हैं। सो मूंगा त्रिकोण की बात करें तो सबसे पहले कि ये मूंगा त्रिकोण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है कि 9 जून को मनाया जाता है, 9 जून। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉन्गो बेसिन, अमेजन और मूंगा त्रिकोण ये हमारे ग्रह पर 3 मेगा पारिस्थितिकी कॉम्प्लेक्स हैं। मूंगा त्रिकोण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 6 देशों में फैला हुआ है। ये नंबर ऑफ कंट्रीज आपको याद रखनी है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से देशों से ये घिरा हुआ है। ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है और तिमोर तीस्ते लेस्ते। ठीक है, ये आपके 6 ऐसी कंट्री हैं जिनसे ये मूंगा त्रिकोण घिरा हुआ है, इसको पूर्वी तिमोर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि यह विश्व के कुल महासागर क्षेत्र का सिर्फ 1.5% 1.5% है, लेकिन विश्व की 30% प्रवाल भित्तियाँ यानी कि जो कोरल रीफ्स हैं वो यहाँ पर ही निवास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एग्जामिनेशन में आपसे स्टेटमेंट और रीज़न वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये चीज़ मेंशन्ड होगी कि ये जो क्षेत्र है मूंगा त्रिकोण ये विश्व में कुल जो महासागर क्षेत्र है उसका बहुत कम प्रतिशत है। और उसके बाद नीचे दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो है कोरल रीफ्स की प्रधानता है या फिर वो यहाँ पर निवास करते हैं मेजॉरिटी में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कथन कारण कौन सा सही कौन सा गलत, तो आपको याद रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसमें विश्व में सर्वाधिक प्रवाल विविधता पाई जाती है और विश्व की 76% जो कोरल प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स हैं बल्कि उन कोरल रीफ्स में जो विविधता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर कोरल रीफ्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गोलन क्रीसेंट की, या फिर इसको बोलें तो गोलन ट्रायंगल। अब ये जो गोलन क्रीसेंट या फिर गोलन ट्रायंगल है ये एशिया के एक ऐसे क्षेत्र में है जो अवैध अफीम क्षेत्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखो गोल्डन क्रीसेंट या फिर गोल्डन ट्रायंगल तो आप याद रखना इसका मतलब किससे है, अफीम उत्पादन एरिया है और इलीगल है ये।
अब ये जो उत्पादित अफीम का उपयोग है ये हीरोइन नामक जो मादक पदार्थ है उसको बनाने के लिए किया जाता है। इसका तो आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा कि हीरोइन मतलब हर दूसरे ही पिक्चर में आप इस तरीके के जो भी कुछ नशे से रिलेटेड आएगा या फिर माफिया से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ये आपका ड्रग है, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर आप सुनोगे। गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो ये 3 देशों जिसमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है, तीनों को मिलकर बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है, एपीआई एपीआई करके याद रखना कि भैया ये जो है अफ़ीम से रिलेटेड तीनों ही कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर मतलब इन तीनों का जो वो एरिया है जहाँ पर इलीगल तरीके से प्रोडक्शन होता है आपका अफ़ीम का, वही आपका गोल्डन क्रिसेंट है और ये 3 कंट्रीज़ के वो एरिया हैं, ठीक है, जहाँ पर इलीगल ये इसका प्रोडक्शन होता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, एपीआई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र और भौगोलिक अवस्थिति अवैध अफीम उत्पादन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। मतलब यहाँ का जो क्षेत्र ऐसा है कि जल्दी मतलब जो गवर्नमेंट सोर्सेज वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। वैसे अगर अफ़गानिस्तान की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे तो यहाँ की कंट्री मतलब यहाँ के जो सरकारें हैं वही इलीगल हैं। सो क्या ही कहा जाए इनके बारे में, इनकी तो कोशिश खुद ही यही रहती है कि हाँ इस सब तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। अफ़गानिस्तान तो खैर वहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है सरकार का होने का ना होने का, सैनिक शासन है, सो अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें कि अफीम और हीरोइन से उत्पन्न राजस्व इस क्षेत्र में आतंक के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब इलीगल तरीके से अफीम का प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई नॉर्मल आदमी तो करने से रहा ना, कोई किसान ऐसा करेगा। अब जो भी कर रहा होगा उसका कुछ तो मतलब होगा। अब वो इलीगल तरीके से जब सब कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उससे जो फाइनेंस आएगा वो किस कामों में लगेगा? ऐसे ही कामों में लगेगा जो इलीगल काम है। आतंकवाद उसमें से एक है, ठीक है, अपनी चीज़ ज़बरदस्ती मनवाने वाली बात है बंदूक के जोर पे। तो वही अब पाकिस्तान का नाम लेते ही, अफगानिस्तान का नाम लेते ही आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ भैया आतंकवाद की बात हो रही होगी, ठीक है। आतंक मतलब ये टेरर स्टेट इनको घोषित कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करा गया है अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अफगानिस्तान ये दुनिया का अग्रणी अफीम उत्पादक देश है। अब ये तो आंख बंद करके ही आप इसका आंसर यही लगाओगे, अफगानिस्तान। इसके बाद गोल्डन ट्रायंगल ये थाईलैंड, लाओस, म्यांमार के पहाड़ी ट्रांजैक्शन क्षेत्र से मिलकर बनता है, मतलब ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। म्यांमार अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अवैध अफीम उत्पादक देश है, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में भी याद रखना, वहाँ पर भी सैनिक शासन है, डेमोक्रेसी तो रही नहीं है, और वहाँ पर भी आतंकवाद जो है खूब फल फूल रहा है। रीज़न वही कि भैया फाइनेंस तो चाहिए किसी भी चीज़ को रन कराने के लिए, तो वहाँ पर भी ये अफीम के थ्रू जितना पैसा आता है अब वो उसी टेरर फंडिंग में लगता है। सो इस पूरे दो पार्ट में जो है हमने 2 चीज़ें देखी, एक है आपका गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा है आपका गोल्डन ट्रायंगल। जब गोल्डन क्रिसेंट की बात कर रहे हैं तो एपीआई की बात कर रहे हैं हम, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान की। और जब हम बात कर रहे हैं गोल्डन ट्रायंगल की तब हम बात कर रहे हैं किसकी? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की, ठीक है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, इसको किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको इसको LMT करके याद सकते हो, MLT करके याद रख सकते हो, TML करके याद रख सकते हो, या फिर TLM करके याद रख सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे याद कर लो, बट ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें काजन सारा झील की, तो खाली यहाँ पर इतना याद रखो कि नेपाल में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसको मतलब इसने ऐसा क्लेम करा गया था कि ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची लेक है, बट अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है, तो ये अब जब वेरीफाई हो जाएगा तब कहलाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो दुनिया की जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? आपकी ओजस डेल सालाडो, ठीक है। ये जो ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची झील लोकेटेड है। अगर हम बात करें कि कहाँ पर जो है नौकाएं चलाई जा सकती हैं और वो दुनिया की सबसे ऊंची झील है, तो वो है आपकी टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची झील है, यहाँ पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं। तो ये बस 2-3 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नखीचियान स्वायत्त गणराज्य, अज़रबैजान में ये है, ठीक है। तो नखचियान जो स्वायत्त गणराज्य है ये अज़रबैजान का एक स्थलबद्ध स्वायत्त क्षेत्र है। कहाँ का है? अज़रबैजान का, इतना सा याद रखना है। और ये जो क्षेत्र है, जो एनक्लेव है, ये आपका अर्मेनिया, ईरान और टर्की से घिरा हुआ है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नखचियान ये जो एरिया है ये कौन कौन सी कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अर्मेनिया, ईरान और टर्की से ये घिरा हुआ है, और ये आपका अज़रबैजान का एक आपका स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इस पर कब्जे को लेकर अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिला था, और ये कुछ ही टाइम पहले की बात है जब ये सब चीज़ जो थी वो लाइमलाइट में रही थी।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिस्तान के बारे में। अब किर्गिस्तान कैसा है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और ये आपका मध्य एशियाई देश है। इसके अलावा यह मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र कौन सा है, आपका किर्गिस्तान, और ये जो है आपका एक लैंडलॉक कंट्री है। दोनों पॉइंट याद रखिए। राजधानी की बात करें तो बिश्केक इसकी राजधानी है, और ये चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। और चीन ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ जो है सड़क और रेल मार्ग का निर्माण किया है। और ये रशिया के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का देश है, सदस्य देश है, और ये एक रूसी हवाई अड्डा भी यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सारी बातें हैं किर्गिस्तान के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रांतों के बारे में। 4 प्रांत हैं, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, और जिसमें अब जो है संघ शासित जनजातीय क्षेत्र या फिर हम कहें तो FATA, ठीक है, ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध, ये 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के। हालांकि POK जो कि आज़ाद कश्मीर इसको बोलते हैं ये लोग, वैसे ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही है। और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये दोनों जो है वो सीधे इस्लामाबाद से शासित होते हैं। दोनों में से कोई भी आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, और इन दोनों को स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। दूसरी ओर भारत के लिए 1994 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार POK और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य के भाग हैं, जो भारत का अभिन्न अंग है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो ये कश्मीर घाटी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोने पर लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह आज़ाद कश्मीर के उत्तर में और खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में एक मनोरम पहाड़ी है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ये एरिया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये हिंदुस्तान का एरिया, और ये पूरा एक स्वायत्त क्षेत्र है। दूसरा अगर हम बात करें, ये बलूचिस्तान प्लेट्यू, ये जो है ये भी इसको बोला जा रहा है कि ये भी एक पूरा आपका स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो है शासन कहाँ से होता है, इस्लामाबाद से, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।